हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे आपको मैथ्स एंड साइंस का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। आप क्लास 8 में हैं, आप टीचर हैं, गार्जियन हैं, या आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेज नंबर 203 पर इस प्रॉब्लम को अगर आप सर्च कर रहे हो डू दिस, तो इस प्रॉब्लम को ही हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना है मैथमेटिक्स का क्लास 8 का, तो आप बच्चों चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट यहाँ पर बना हुआ है। किसी भी चैप्टर को आप पार्ट 1 से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो आप हमारा वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, जिसमें हमने आपको बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर आपको देंगे, बिकॉज इस प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन समझे बिना तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए। अगर आपके पास टू क्वांटिटीज हैं x और y, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ऐसा हम तब बोलते हैं जब y के इंक्रीज होने के साथ साथ x भी इंक्रीज हो रहा हो। ध्यान सुनो, अगर y इंक्रीज कर रहा है तो x भी क्या हो रहा है, इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y के इंक्रीज करने के साथ साथ x भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करना चाहिए। मतलब y अगर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो x को भी 2 टाइम इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है ना, y अगर 3 टाइम इंक्रीज कर रहा है तो x भी 3 टाइम इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, ओके। या ऐसा भी हो सकता है x और y डायरेक्ट वेरिएशन में तब होंगे या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जरूर नहीं कि y इंक्रीज ही कर रहा हो, y डिक्रीज कर रहा होगा तो x भी उसी रेशियो में उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज कर रहा होगा। मतलब y अगर 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है तो x भी 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कहने का मतलब है y अगर इंक्रीज करेगा तो x भी इंक्रीज करेगा, y अगर डिक्रीज करेगा तो x भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होता क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिए। x इज इक्वल्स टू, हम यहाँ क्या लगाते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगा के कांस्टेंट आता है k, सो k इंटू वाई होता है। अब y इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड होगा। सब कुछ मैं पीछे बता चुका हूँ, बहुत सारे सवाल भी कराए हैं, आपको वीडियो लास्ट वाले देखने चाहिए। चलिए, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी क्वांटिटी x और y का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हम बोलते हैं क्या कि x और y क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, x2 अपॉन y2 हो जाए। ठीक, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 हो जाए, तो हम बोलते हैं कि x और y क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। बस अब ज़्यादा टेंशन मत लो, अब हम आपको सवाल कराएंगे, बस आप इतनी बात ध्यान रखो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे तो हम इसको लिख ही सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, इस x2 को इधर लाओ और y1 को उधर ले जाओ, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू, ये y1 उधर चला जाएगा, y1 अपॉन y2। तो ध्यान से समझिए, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 हो जाए, या x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 हो जाए। ठीक है, तो x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले वाला वीडियो अगर देख लेते तो बहुत अच्छी बात होती। ठीक है ना, क्योंकि मैं अगर पूरा डिटेल में पढ़ाने लगूंगा तो 1 घंटे हो जाएंगे यहाँ पे। तो आइए वापस हम अपनी प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब आइए सवाल पे देखते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं। देखो, इस क्वेश्चन में कहता है कि टेक अ क्लॉक एंड फिक्स इट्स मिनट हैंड एट 12। एक क्लॉक ले लीजिए बच्चों। ठीक, तो चलो भाई एक क्लॉक ले लेते हैं, आइए बना लेते हैं यहाँ पर एक क्लॉक। तो बच्चों देखो, ये एक क्लॉक है हमारे पास। ठीक, और 2-3 सिचुएशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 सिचुएशन है, तो 4 बार हम क्लॉक बनाएंगे अपनी, 1 2। ठीक, ये थर्ड टाइम है और ये फोर्थ टाइम यहाँ पे बना लेते हैं। चलो ठीक, अब देखो बच्चों, क्लॉक तो आपने जरूर देखी होगी। ठीक है ना, यहाँ कहीं 12 लिखा रहता है, यहाँ कहीं 12 लिखा रहता है, 12 के ऑपोजिट में 6 लिखा रहता है, यहाँ आपका 3 लिखा रहता है और यहाँ आपका लिखा रहता है 9। ठीक है, ये 12, ये 6, भाई आपके घर में क्लॉक होगी ना, घड़ी, दीवार घड़ी है ना, यहाँ 3 और यहाँ 9, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे भी लिख देते हैं 12 6 और यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 9। यहाँ पे आ जाओ, ये 12 और ये 6 और ये 3 और ये 9। ठीक, अब वो कह रहा है जो मिनट वाली हैंड होती है ना, एक छोटी वाली हैंड होती है वो आर हैंड होती है, एक मिनट वाली होती है और एक सेकंड वाली कहीं कहीं होती है जो सबसे बड़ी होती है। आप मिनट वाली हैंड को ले लो। अब बच्चों देखो, ये सेंटर है इसका, ठीक है, और मिनट वाली हैंड को हम ले रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये मिनट वाली हैंड है और ये ऐसी। ठीक, अब ये अभी हमने 12 पे फिक्स कर लिया, जो जो कह रहा है वो हम करते जा रहे हैं भाई। उसने कहा कि टेक अ क्लॉक एंड फिक्स इट्स मिनट हैंड एट 12। ठीक है, 12 पे उसको फिक्स कर लो और कह रहा है रिकॉर्ड द एंगल टर्न थ्रू द मिनट हैंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड टाइम दैट हैज पास इन द फॉलोइंग टेबल। अब बच्चों ध्यान से जरा समझो, देखो यहां से ये घूमेगी इस तरीके से, ये ऐसे,
ठीक, तो कितने मिनट हो गए? 15 मिनट्स हो गए। भाई इतना तो आपको टाइम देखना आता होगा ना। 12 से 3 तक कितना गैप होता है? 15 मिनट्स का। फिर 3 से 6 तक फिर से 15 मिनट्स का, यानी कि 30 मिनट्स हो गए। फिर 6 से 9 तक 15 मिनट्स, यानी कि टोटल 45 मिनट हो गए। और 9 से 12 तक फिर से 15, तो कितना हो गया टोटल? 60 मिनट्स हो गए, यानी कि 1 घंटे कंप्लीट हो गए। भाई 1 घंटे में मिनट हैंड एक चक्कर लगा लेगी। ये देखो 15 मिनट्स, फिर से 15 मिनट्स, कितने हो गए? 30 मिनट्स, फिर से 15 मिनट्स, कितने हो गए? 45, फिर से 15 मिनट्स हो गए, कितने हो गए टोटल? 60 मिनट्स में 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 आवर में एक चक्कर लगा लेगी, वापस 12 पे आ जाएगी। ठीक है ना? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब जरा देखते हैं कि चल क्या रहा है, फिर से समझो। देखो बच्चों, समझिएगा जरा क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए इन्होंने एक टेबल बना के दे दी है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? टाइम पास। टाइम पास को इन्होंने T1, T2, T3, T4 से दिखाया है, ठीक है ना। तो एक एक सिचुएशन में आपको दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो जरा। टाइम पास T1, टाइम पास को वेरिएबल T से दिखाया है, और एंगल सबटेंडेड को या एंगल टर्न को A से दिखाया है। क्या चल रहा है सर? ये देखो, जब टाइम कितना हो गया? 15 मिनट्स। मैं आपको दिखाता हूँ, टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो। देखो ये देखिए, ये देखिए, अभी इसको हमने 12 पे फिक्स किया था, ठीक। अब क्या होगा बताओ? ये घूम के कहां आ जाएगी? थोड़ी देर के बाद ये घूम के आ जाएगी यहां पर। ये इस तरीके से देखिए, ये आप समझ जाना, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक। पहले ये यहां पर रही होगी इस तरीके से, और ये देखो ये घूम गई और यहां आ गई। अब दो बातें हैं, ध्यान से सुन लेना बच्चों। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा सर एंगल कितना बना, सर ये एंगल कितना है? ये पहले सुई ऐसे थी, ये 90 डिग्री घूम गई ना, इतना तो आपको पता है। तो ये वाला जो एंगल बना यहां बीच में, इसकी ओरिजिनल पोजीशन 9 पे थी, सॉरी 9 कह रहा हूं, 12 पे थी। अब ये कहां आ गया? 3 पे आ गया, है ना। तो बच्चों 90 डिग्री एंगल बना कि नहीं बना बताइए? तो एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ठीक। लेकिन टाइम कितना पास हो चुका है? तो टाइम हो गया यहाँ T1 कितना? 15 मिनट्स। भाई यहां से यहां घूमेगी तो 15 मिनट टाइम हो गया T1 15 मिनट्स। और एंगल कितना हो गया यहाँ पर? एंगल A1 हो गया कितना? 90 हो गया, ये लीजिए, ठीक। यही चीज लिखी टेबल में, टाइम T1 15 मिनट और एंगल A1 कितना हो गया? 90। अब टाइम कितना हो गया अगर? 30 मिनट्स। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर 30 मिनट्स हो गए तब क्या कहानी होगी? ध्यान समझो, पहले वो सुई कहां पे थी? यहाँ 12 पे, ठीक। और ये क्या है? उसका सेंटर है, ठीक। अगर ये 30 मिनट्स घूम गई तो ये कहां आ जाएगी? ये मिनट की हैंड, ये 15 मिनट और 15 मिनट, और अब ये ऐसे आ गई, ठीक। तो बच्चों ध्यान से चेक करना क्या चल रहा है। देखो ये जो 15 मिनट घूम गई तो कितना बना यहाँ? 90, और 15 मिनट और घूम गई तो 90 और बना ना। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180, ठीक है। आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, ध्यान से चेक करना बच्चों। यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए एक लाइन लगा दी हमने, ठीक। तो यहां से यहां तक 90, और वापस जब ये सुई 3 पे आ गई थी, 12 से घूम के 3 पे और 3 से 6 पे, तो फिर से 90। अब बताओ ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 180। कहने का मतलब है टाइम T2 तो कितना हो गया? 12 से घूम के सुई कहां पर आ गई? 6 पर। तो 12 से 6 घूम गई तो मिनट्स तो 30 हो गए, लेकिन एंगल कितना हो गया बच्चों? A2 एंगल हो गया 90 प्लस 90 180। ये लीजिए क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से बच्चों A2 की वैल्यू कितनी हो गई? 180। ओके, तो यहां पे मैं फिल कर देता हूं, एंगल A2 कितना हो गया? 180, ठीक है। डिग्री, एंगल डिग्री में चल रहा है वो आप समझ जाना। अब टाइम T3 बच्चों, ठीक, कितना है? 45 मिनट्स है। तो ध्यान से चेक करना, यहां पर आ जाओ। अब पहले जो घड़ी की सुई थी आपकी, ठीक है, मिनट हैंड थी, वो कुछ इस तरीके से थी, वो 12 पे थी, यस सर। अब वो घूमते घूमते, ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये यहां पे थी, ठीक। अब ध्यान से चेक करना, ये देखिए ये 15 और फिर से 15, 15 प्लस 15 कितना हो गया बताइए? 30, और फिर से 15। ये लीजिए, अब 45 मिनट्स हुए कि नहीं हुए, है ना? समझ रहे हो? ठीक है, तो 45 मिनट हो गए, एंगल कितना हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 90 हो गया, सही है। 90 प्लस 90 प्लस 90 270। भाई चेक करो ना, चेक करो, अरे भाई चेक करिए बच्चों। देखिए यहां पे आ जाओ, ये ऐसे था, देखो 90, फिर से 90, और टाइम कितना निकल चुका है? 30 मिनट्स, और फिर से 90, एंगल कितना हो गया? 270। अब हम आपको दिखाने के लिए रेफरेंस लाइन लगा देते हैं यहां पर, ये देखो, अब आप समझ जाओगे। यहां से यहां पहले ये 12 से घूम के कहां पे आई होगी? 3 पे, 90 एंगल, फिर 3 से 6 पे, फिर से 90, और 6 पे, 6 से 9 पे आई, तो फिर से 90। 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 90 करो, अरे भाई 90 को 3 टाइम्स ऐड करो ना, 270। यानी कि एंगल इस बार कितना आ गया बच्चों? A3।
270, ओके। और टाइम कितना हो गया T3 45 मिनट्स, वो तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना, अगर 12 से घूम के 9 पे आ गई 45 मिनट भाई, 15 और प्लस 15 मिनट्स और प्लस 15, 15 प्लस 15 प्लस 15, 55 क्या हो गया मिनट्स, ओके मिनट्स। आ जाइए टेबल में, यही लिखा हुआ आपकी टेबल में, टाइम जब 40 T3 कितना हो गया 45 मिनट्स है ना, तो एंगल कितना हो गया 270 डिग्री, ये लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाओ, टाइम जब 60 मिनट हो जाएगा तब क्या हालत होगी, चेक करिए बच्चों, पहले ये 12 पे हमने इसको फिक्स कर लिया, ठीक। अब ये जो घड़ी की सुई है यानी कि मिनट हैंड, अब ये घूमना शुरू करेगी, ध्यान चेक करो, अरे भाई घूम जा, ये 15 यानी कि 90 डिग्री, 15 मिनट हो गया 90 डिग्री, फिर 15 और एंगल 180, फिर 15, टोटल टाइम 45, एंगल 270, एंगल अभी तक 270 हो गया, और घूम के अगर ये वापस यहां पर आ जाए तो टाइम हो जाएगा 60 मिनट और एंगल हो जाएगा 270 प्लस 90, सही है। रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये जहां से चली थी सुई वहीं पर आ गई, तो रेफरेंस लाइन लगा देता हूं मैं यहां पर, ये एंगल हो गया 90, पहले 12 से 3 पे आएगी, फिर 3 से 6 पे आएगी, एक रेफरेंस लाइन लगा देता हूं, तो फिर से आपको यहाँ एंगल मिलेगा 90, फिर 6 से घूम के 9 पे आएगी, ओके। ये रेफरेंस लाइन लगा दी, यानी कि यहाँ पर एंगल कितना आ गया 90, और 9 से घूम के वापस 12 पे आ जाएगी, यानी कि फिर से एंगल कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 90, तो टोटल एंगल कितना हो गया इस बार A4, ये हो गया बच्चों 360, चेक कर लेना भाई, 90 को 4 टाइम्स ऐड कर लो 360 आएगा, और टाइम T4 कितना हो गया बच्चों, अब देखो यहां से यहां चली तो 15 मिनट, फिर यहां से यहां मतलब 3 से 6 बाई 15, फिर से 15, फिर से 15, तो 15 4 दा 60, यानी कि टाइम टोटल निकल चुका है 60 मिनट। वैसे भी आपको पता है मिनट हैंड एक चक्कर लगा लेगी तो 60 मिनट निकल जाएगा, 1 घंटे कंप्लीट हो गए, 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए जरा A4 कितना आ गया 360, ये लो क्या दिक्कत है, ठीक। अब देखो बच्चों, अब इन्होंने क्या किया है T/A निकाला है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था याद है, कोई क्वांटिटी x है कोई क्वांटिटी y है, तो x/y अगर कांस्टेंट आ रहा हो तो x और y क्या होते हैं डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं, तो वही चीज है, x और y की जगह यहाँ पर क्या है t और a है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ हम निकालेंगे क्या T1/A1 और फिल कर देंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे T2/A2 और फिक्स कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर हम T3/A3 निकाल के यहाँ फिक्स कर देंगे, मतलब फिल कर देंगे, और यहाँ T4/A4 निकाल के हम यहाँ फिक्स कर देंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं, T1/A1 निकालिए, ओके। सो T1/A1 निकालिए, T1 कितना है चेक कर लो, T1 कितना है 15 है, तो T1 की जगह 15 अपॉन में A1 कितना है 90 है, ओके। सॉल्व करिए, 15 1 जा 15 बच्चों, 15 6 90 है ना, 1:6 आ गया, यानी कि 1/6 आ गया, तो T1/A1 कितना आ गया 1/6 आ गया, फिल कर दिया। अब T2/A2 निकालो, चलो ठीक, तो T2/A2, ठीक। T2 कितना है स्टूडेंट्स, T2 कितना है 30, यानी कि जब टाइम 30 मिनट तो एंगल कितना है, टाइम जब 30 मिनट तो एंगल कितना है 180, ठीक है। एंगल 180 सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3 और 3 6 जा, यानी कितना आ गया 1/6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो T2/A2 कितना आ गया 1/6, उसके बाद T3/A3 करेक्ट, तो यहां से कितना आ जाएगा T3/A3 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों T3 कितना है 45, T3 है 45, A3 कितना है A3 है 270, ओके। नाउ सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसको सॉल्व करो, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे 15 से ही जाएगा ये, ठीक है ना, 15 से ही 15 से भी जाएगा, और ये आपका 45 से भी जाएगा, 5 से कर लो, नहीं आता है तो 5 9 जा, ठीक। उसके बाद 5 5 जा 25, 2 5 4 जा, ठीक, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54, ऊपर आ गया 1 नीचे 6, यानी कि 1/6, ठीक। तो इस तरीके से T3/A3 भी कितना आ गया 1/6, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद T4/A4 निकालोगे, ठीक, निकाल लेते हैं, T4/A4 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, T4 कितना है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, T4 है आपका कितना 60 और A4 कितना है 360, सॉल्व करोगे 0 से 0 गया, ठीक, 6 1 जा 6 होता है, 6 6 जा 36, 1/6 आ गया, ये लो T4/A4 कितना आ गया आपका 1/6 आ गया। अब बच्चों आप बार बार क्या देख रहे हो, बार बार क्या देख रहे हो कि T/A कांस्टेंट है, T/A क्या है एक तरीके का कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है 1/6 है, लीजिए। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमने लिखा क्या, देखो उसने सवाल आपसे पूछा क्या कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट T and A, डू दे इंक्रीज टुगेदर, यस यस यस, T and A इंक्रीज टुगेदर, ठीक। T और A एक ही साथ बढ़ते हैं भाई,
आपने देखे ना डायग्राम सारे, जब टाइम 15 मिनट से बढ़ के कितना हो गया 30 मिनट, तो एंगल भी डबल हो गया, टाइम डबल हो गया तो एंगल भी डबल हो गया। ठीक, उसके बाद टाइम जब 3 टाइम्स हो गया है ना, 15 का 3 टाइम्स क्या होता है 45, तो जब टाइम 45 मिनट्स हो गया तो एंगल भी क्या हो गया 90 का 3 टाइम्स यानी कि 270। और जब टाइम बढ़ के 4 टाइम्स हो गया, 15 का 4 टाइम्स 60 होता है, तो टाइम बढ़ गया 4 टाइम्स तो एंगल भी 4 टाइम्स बढ़ गया। 90 का 4 टाइम्स क्या होता है 90 into 4 क्या होता है 360। सही है, तो बच्चों यही चीज है, हमने लिखा यस टी एंड ए इंक्रीज टुगेदर एंड 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 वी ऑब्जर्व दैट, हम देखते हैं क्या कि टी एंड ए इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, इन सेम प्रोपोर्शन। ये क्या बात बता रहे हो सर, इन सेम प्रोपोर्शन में ये इंक्रीज होते हैं का ये मतलब है कि जब टाइम 2 गुना होता है तो एंगल भी 2 टाइम्स हो जाता है, जब टाइम 3 टाइम्स होता है तो एंगल भी क्या हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है ना, ओके। या इसको और अच्छी तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, उसने आपसे पूछा, देखो समझना जरा, इज टी अपॉन ए सेम एवरी टाइम। ठीक है, यस टी अपॉन ए इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम। आप देख रहे हो ना ये क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से चेक कर लो बच्चों, टी अपॉन ए कभी भी निकालोगे कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है, यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, इसका एक्सप्लेनेशन ये है क्या, बिकॉज वी सी हम क्या देखते हैं यहां पर, वी सी हम देखते हैं क्या देखते हैं, हम देखते हैं बच्चों कि T1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, T2 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, T3 अपॉन, अब जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा वो रिलेट कर पा रहे होंगे, T3 अपॉन A3 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, T4 अपॉन A4, और ये सारा का सारा किसके इक्वल आ रहा है 1/6 के। ठीक है, T1 अपॉन A1 भी 1/6, T2 अपॉन A2 भी 1/6, T3 अपॉन A3 भी 1/6, T4 अपॉन A4 भी 1/6, यानी कि ये सारे ही रेशियो क्या है आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो हेंस वी कैन से दैट एवरी टाइम हर एक समय हम ये देखते हैं ओके कि T अपॉन A रिमेन्स कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है आपका 1/6। ठीक, इतनी बात हो गई, अभी आपने आंसर कर दिया। अब मेरी भी कुछ बात सुन लो, मैं आपको पता है क्या बताना चाहता हूँ, इसका मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझो। आप जरा यहां पर आ जाओ बच्चों, इसका मीनिंग समझ लो। ये जो आ रहा है ना आपके पास T अपॉन ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है हर एक बार 1/6, इसका बच्चों मीनिंग समझ लो। ठीक है, असली बात, इसका मीनिंग ये है क्या कि अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, आता है करना, कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इक्वल लगा के इसको इससे करो, मतलब 6 इंटू टी, ठीक 6 इंटू टी इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए, 1 इंटू ए क्या है एंगल, टी क्या है टाइम। ठीक, अब बताओ बच्चों 1 इंटू ए तो ए हो जाएगा भाई, 1 को आप किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो उतना आएगा, 1 इंटू एक्स एक्स होता है, 1 इंटू वाई वाई होता है, तो 1 इंटू ए, और 6 इंटू टी को आप ऐसे रहने दो। कहने का ये मतलब है कि ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6 इंटू टी आ गया, ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6 इंटू टी आ गया, तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6 इंटू टी आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों, ध्यान से चेक करना, इसका ये मतलब है यहां पर कि टाइम जितना भी है करेक्ट, उसका 6 टाइम्स एंगल है। ये भी इसका मतलब है, एक मतलब ये भी है इसका कि टाइम जितना भी है उसका 6 टाइम्स कर दोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। ये क्या बता रहे हो सर, देख लो सर, टेबल में जाके देख लो, टाइम 15 है, 15 को 6 टाइम्स करो, यानी कि 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो भाई, टाइम कितना है 15 मिनट, तो इसका 6 टाइम्स कर दो एंगल मिल जाएगा। क्यों, रिलेशन क्या आ रहा है, मैंने दिखाया ना आपको, मैंने दिखाया भाई एंगल इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 6 टाइम्स द टाइम, जितना टाइम है उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे देखो टाइम अगर 30 मिनट्स है तो 30 का 6 टाइम्स करोगे 180 मिल जाएगा। टाइम 45 है, 45 को 6 से मल्टीप्लाई करो 270 मिल जाएगा। टाइम 60 है, 60 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो जो एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू है टाइम का 6 टाइम्स है, ये भी इसका मतलब है, समझ लो। अब आते हैं हम यहां पर, अब इसने हमसे क्या कहा, पढ़ो, कह रहा है कि इज द एंगल टर्न थ्रू बाय द मिनट हैंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम हैज पास्ड। ओके, समझिएगा जरा, कह रहा है कि जो एंगल है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के।
इस साइन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, हालांकि आपकी बुक में दिया नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके स्टूडेंट्स, सुनो ध्यान से, क्या एंगल टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यस सर। मतलब जिस प्रोपोर्शन से एंगल बढ़ता है, सॉरी जिस प्रोपोर्शन से टाइम बढ़ता है, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन से एंगल बढ़ता है। दूसरे शब्दों में हम बोले क्या कि, ध्यान से समझिए बच्चों, क्या ए और टी का रेशियो कांस्टेंट रहता है? हाँ रहता है। मैं आपको दिखाता हूं, समझो जरा। ए इज इक्वल्स टू, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहां क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के, करेक्ट। ओके, तो के इंटू टी, मैंने ये बात आपको बताई है, नहीं पता तो सुन लो भाई। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट के आता है। अब टी इधर मल्टीप्लाई है, अगर रुक जाओ यहाँ पे वेट करो जरा, इसको अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, किससे, ए बराबर क्या आया था यहाँ 6 इंटू टी आया था, इसको आप कंपेयर करो किससे, ए बराबर के इंटू टी से, तो देख रहे हो कांस्टेंट के क्या होता था, एक पॉजिटिव नंबर होता था, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हो, ये टी जाके इधर डिवाइड करेगा तो ए बाई टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कोई कांस्टेंट के आना चाहिए, जहां पर के क्या आता है, कोई पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ए अपॉन टी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यहां से निकाल लो ना भाई, यहां से निकाल लो ये जो रिलेशन है। ठीक, ए इज इक्वल्स टू 6 इंटू टी था, ठीक, तो टी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि ए बाई टी इज इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक, अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला था टी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, ए अपॉन टी, अरे भाई कुछ भी बोलो, टी अपॉन ए अगर 1/6 था तो ए अपॉन टी क्या होगा, 1/6 का रेसिप्रोकल, अरे इसको रेसिप्रोकल कर दो ना, ए अपॉन टी कितना होगा, 6/1 यानी कि 6, ए अपॉन टी कितना हो गया 6, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बस उसने हमसे पूछा था क्या ए टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने बोला यस है। रीजन ये रहा इसका रीजन, चाहे रीजन में आप ये लिख दो कि ए बाई टी क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, चाहे भाई आप ये लिख दो टी अपॉन ए 1/6 आ रहा है, दोनों पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक, क्योंकि ये जो आया है इसका रेसिप्रोकल करने, चलो भाई दिखा देता हूँ, इसको रेसिप्रोकल करो। ठीक, तो ए बाई टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6/1, ये लो, और 6/1 क्या होता है 6, यानी कि ए अपॉन टी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई। ओके, तो उसने हमसे बोला इज द एंगल टर्न थ्रू द मिनट हैंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम दैट हैज पास्ड, आंसर इज, उसने खुद ही बोल दिया यस, मैंने आपको बता दिया रीजन क्या है। ठीक है, अच्छा अब आओ जरा यहाँ पर, ये तो बातें हो गई, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एनसीईआरटी बुक में आपको कुछ लिखा हुआ है बेचारे ने, उनकी भी बात सुन लो, क्या लिखा है उसने, आ जाओ जरा यहाँ से, कुछ और भी लिखा है भाई, उनकी भी बात सुन लो भाई, उनकी भी बात सुन लो। यहाँ देखो क्या लिखा है, हमने किसका रेशियो निकाला है, हमने निकाला है बच्चों T1 अपॉन A1 इज इक्वल टू T2 अपॉन A2, और इन्होंने T1 इज टू T2 इज इक्वल टू A2 इज टू A2, ये सब क्या कर दिया इन्होंने, मैं बताता हूँ आपको क्या कर दिया, आ जाओ देखो, टेबल में आओ, यहाँ पे आओ। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, देखिए इसको पहले कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, इसको कॉपी करिए, कर लिया। अब इसको मैं हटाऊंगा ना, इसलिए बता रहा हूं, देखो मैंने आपको पढ़ाते टाइम क्या बताया था कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 कर लो, या x2 को इधर ले आओ, है ना, ये भी रिलेशन सही है, क्या करोगे, x2 आएगा y1 की जगह, y1 जाएगा x2 की जगह, यानी कि x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 अपॉन, भाई अरे भाई x2 को इधर ले आओ, y1 को उधर ले जाओ, ठीक, तो y1 अपॉन y2, ये भी तो मैंने पढ़ाया था, सही है। ओके, तो बस यही कहानी यहाँ पर चल रही है, क्या ध्यान से चेक करो, हम लोगों ने क्या निकाला है अभी तक, हम लोगों ने निकाला है T1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन A2, है ना, इज इक्वल्स टू T3 अपॉन A3 इज इक्वल्स टू T4 अपॉन A4, ये कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है ये, सही है। अब आप बस इन दोनों को लेके पहले देखो जरा, इन दोनों को लो, बस इन दोनों को इक्वेट करो और सोचो इसके बारे में, देखो T1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन A2, अब ध्यान देना जरा बच्चों, क्या करोगे इसमें, बस इन दोनों को लो और सोचो जरा, ये T2 आएगा A1 की जगह, A1 जाएगा T2, भाई ऐसे भी तो लिख सकते हो उसको, T1 अपॉन, ध्यान देना, ये T2 आएगा A1 की जगह, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू A1 जाएगा T2 की जगह, तो A1 अपॉन A2,
ठीक। सो T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2। इसी तरीके से अगर आप, अब आप किसी को भी ले लो, जैसे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2। फिर उन्होंने क्या बोला, आ जाओ भाई एनसीईआरटी में, उनकी भी बात सुन लो थोड़ी सी। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी तरीके से T2/T3 इज इक्वल टू A2/A3, T3/T4 इज इक्वल टू A3/A4। ठीक। तो ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से चेक करो। ये आपस में इक्वल हो जाएगा। अब क्यों इक्वल हो जाएगा उसका हम आपको रीजन दिखाते हैं। पहले T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2 को देखो। देखो T1/T2 निकाला आपने, जाके देखो T1 कितना है, T1 15 है, T2 कितना है 30। तो T1 की जगह क्या रखा आपने 15, और T2 की जगह क्या रखा 30। ठीक है, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा, यानी कि आंसर आएगा 1/2, यानी कि 1:2, यानी कि T1 T2 का रेशियो कितना है 1:2। ठीक। अब यहां से आप निकालोगे A1:A2। चलो A1 कितना है, A1 कितना है 90 डिग्री, सही है। और A2 कितना है, A2 आपका कितना है 180। ठीक है, 180 डिग्री। अब 0 से 0 गया, 9/18 कितना होता है 1/2, यानी कि 1:2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके पास। तो आप क्लियरली देख सकते हो क्या कि T1/T2 भी कितना आ रहा है 1:2, A1/A2 भी कितना आ रहा है 1:2, यानी कि T1/T2 इज इक्वल टू A1:A2 है। समझ गए बात, ठीक है ना। ओके, अब इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि T1/T2 इज इक्वल्स टू कितना है 1:2 का मतलब 1/2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे T2 इंटू 1 कितना आ जाएगा T2, भाई चेक करो ना, T2 इंटू 1 T2 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 2 इंटू T1। यानी कि बच्चों वो ये कहना चाहते हैं कि देखो जब टाइम T2 T1 से 2 गुना, यानी कि जितना टाइम पहले था उसका टाइम 2 टाइम्स जब हो जाएगा तो एंगल भी 2 टाइम्स हो जाएगा। चेक कर लो, पहले टाइम कितना था 15, अब टाइम कितना हो रहा है 2 टाइम्स। ठीक, तो एंगल भी कितना हो रहा है 2 टाइम्स। A1/A2 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, जगह तो है नहीं, इन सबको हटा देते हैं यहाँ से, है ना, तब समझ में आएगा। ये देखो A1/A2 कितना आ रहा है आपका 1:2, यानी कि 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे A2 इंटू 1 कितना हो जाएगा A2। सो A2 इज इक्वल टू 2 इंटू A1। लो, यही बात तो है कि जितना एंगल पहले था उसका डबल हो जाएगा। आपके सामने है, देख लो, एंगल A1 90 था, A2 कितना हो गया 90 का डबल 180। समझ गए, तो टाइम अगर डबल होगा तो एंगल भी डबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ है। इसके बाद आप देखोगे तो उन्होंने क्या निकाला है T2:T3 निकाला है। ठीक है ना, देख लो जाके, यहाँ पे चले जाओ ना, देखो उसने निकाला आपका क्या T2:T3 निकाला है तो A2:A3 के इक्वल आ रहा है, T3:T4 निकाला है तो वो A3:A4 के। थोड़ा हम आपको समझा ही देते हैं, ये समझने वाली बात है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बस वो ये कहना चाहते हैं यहाँ से कि जिस प्रोपोर्शन में आपका टाइम बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में आपका एंगल भी बढ़ेगा। मतलब टाइम अगर 2 टाइम्स हो गया तो एंगल भी 2 टाइम्स हो जाएगा। बात समझो, पूरी 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 बात समझो भाई, पूरी बात समझो। एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, यही पूछा था उसने यहाँ सवाल में। सवाल समझो जरा, यहाँ पर आओ। कह रहा है कि एंगल टर्न टू द, है ना, तो उसने बोला कि हाँ ये देखो, एंगल जो है क्या वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, यस, यानी कि ए इज प्रोपोर्शनेट टू टी है। तो आपको मैंने पढ़ाते टाइम यही तो बताया था, ठीक है, वीडियो नंबर 1 में, क्या कि 2 क्वांटिटीज अगर प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है ना, कहा गया भाई 2 क्वांटिटीज अगर प्रोपोर्शनल हैं तो उसका क्या मतलब है, उसका मैंने यही तो आपको मतलब बताया था। मैंने कहा था अगर टाइम 2 टाइम इंक्रीज करेगा, मतलब भैया याद है, याद करो प्लीज याद करो, x इज प्रोपोर्शनेट टू y था, याद है, मैंने आपको बताया था y अगर 2 टाइम इंक्रीज करेगा तो x भी 2 टाइम इंक्रीज करेगा। बस वही यही पढ़ाना चाहता है कि y अगर 3 टाइम इंक्रीज करेगा तो x भी 3 टाइम। तो भैया यही तो हो रहा है, अगर टाइम इंक्रीज कर रहा है कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो एंगल भी 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है। टाइम अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा होगा तो एंगल भी 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा होगा। आइए दिखाता हूं, अगर मैंने यहां पर रेशियो निकाला, ध्यान चेक करो, अगर इन दोनों को ले लोगे, ठीक, क्या है T3/A3 इज इक्वल्स टू क्या है T4/A4। ठीक है, धीरे से इसको इधर लाओ, उसको इधर ले जाओ, यानी कि T3/T4 है ना, इज इक्वल्स टू, अगर आप क्या करोगे A3/A4, सही है। अब T3, अब मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं, समझ जाना, ठीक। T3/T4 देखो, जल्दी से देख लो, T3/T4 कितना आ रहा है, चेक कर लो, T3 कितना है, चेक करो चेक करो चेक करो भाई, T3 कितना है 45, ठीक है ना, अपॉन में T4 कितना है, T4 कितना है 60 है। ठीक, अब बताओ 15 3 जा और 15 4 जा, करेक्ट, तो 3:4। ठीक है, टाइम का रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे 3:4 आ रहा है, ठीक है ना। तो एंगल का भी रेशियो कितना आ जाएगा 3:4, यानी कि अगर हम क्या निकालेंगे A3:A4, जाके देख लो, ठीक, ओके। A3 कितना है
चेक करो A3 कितना है 270, 270 और डिवाइडेड बाय A4 कितना है, A4 कितना है 360, ये 0 से 0 गया। ठीक, सॉल्व करो, 9 3 जा और 9 4 जा, कितना आ जाएगा 3:4 आ जाएगा, ये लीजिए। तो अब इसका मीनिंग तो भाई वही है, मीनिंग क्या है कि अगर आप T4 की वैल्यू निकालोगे, बहुत अच्छा, यहां से मीनिंग नहीं आ रहा है, लेकिन आप बस ये समझो कि टाइम का जो रेशियो होगा वही आपका किसका रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ओके, T3/T4 जितना होगा उतना ही A3/A4 होगा। यहां से बहुत अच्छा इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि नंबर ऐसे आ रहे हैं 3:4। वैसे इसका मतलब अगर जो समझ सकता है भैया मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से चेक करो, T4 की वैल्यू निकालोगे आप, कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबे हो जाते हैं मेरे सारा समझाने के चक्कर में। चलो छोड़ो, आप रहने दो, बस आप समझो T3/T4 = 3:4, तो A3/A4 भी क्या आ जाएगा 3:4। इसका मतलब बस मोटी मोटी बात ये है कि अगर जिस रेशियो में आपका टाइम बढ़ रहा है, मतलब अगर टाइम 2 गुना हो गया या टाइम 4/3 हो गया, तो एंगल भी 4/3 टाइम्स हो जाएगा। चलो दिखाई देते हैं यार, यहां से T4 निकालोगे, ठीक है, तो 3 × T4 है ना, लो 3 × T4 = 4 × T3, ये लो, ठीक, तो T4 कितना हो जाएगा 4/3 T3, मतलब T3 जितना टाइम था T3 उसका 4/3 टाइम्स हो गया क्या T4। भरोसा नहीं है, चेक कर लो, T3 कितना था, T3 45 है ना, T3 कितना था 45 को अगर 4/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है, यानी कि T4 क्या है 60 है, जो कि T3 का 4/3 टाइम्स है। तो एंगल 4 भी क्या होगा पता है, एंगल 4 भी एंगल 3 का 4/3 टाइम्स होगा। भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, 4/3 ऑफ A3 कितना था चेक कर लो 270, ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे तो A4 आपको कितना मिल जाएगा, कहाँ गया A4 आपको कितना मिल जाएगा 360, सॉल्व कर लेना, समझ गए। फिर से कंक्लूजन बता दे रहा हूँ भाई, इसका ये मतलब है कि टाइम अगर 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है तो एंगल भी 2 टाइम, अगर 3/4 टाइम्स हो जा रहा है तो एंगल भी 3/4 टाइम्स हो जाएगा, टाइम अगर आपका 4/3 टाइम्स हो जा रहा है तो एंगल भी 4/3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, बस यही चीज़ है और कोई बात है नहीं, बाकी अब आप निकाल लेना, ये ड्यूटी मैं आपके ऊपर देता हूँ क्या, कि अगर आप क्या निकालोगे T2/T3, तो ये किसके इक्वल आएगा A2/A3 के। इसके लिए आप इन दोनों को पकड़ लेना, ठीक, ओके। क्या करोगे आप यहां से देख लो, देखो इन दोनों को लोगे, T2/A2 = T3/A3, ठीक है, T3 को इधर फेंकोगे A2 को उधर फेंकोगे तो क्या आ जाएगा T2/T3 = A2/A3, निकाल के देख लेना, इक्वल आ जाएंगे दोनों, ठीक है ना। चलो अब सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपकी करा दी हैं इसमें, अब आप आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 2 पे। ठीक, देखो प्रॉब्लम नंबर 2 एनसीईआरटी ने इसलिए कराया है, ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको बताया 2 क्वांटिटीज होंगी कोई एक्स और वाई, जैसे कि यहां पर देखिए ये फ्रेंड्स की एज है और ये उसकी मम्मी की एज है, ठीक है, तो उसके फ्रेंड की एज को हमने एक्स से दिखाया, मम्मी की एज को हमने वाई से दिखाया। सुनो, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 क्वांटिटीज इंक्रीज तो कर रही होती हैं या डिक्रीज तो कर रही होती है, लेकिन सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रही होती है। मोटी मोटी बात सुनो, 2 क्वांटिटीज कभी कभी इंक्रीज तो कर रही होती है, मतलब पहली इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होता, बस आप इतना समझो, दोनों डायरेक्टली वेरिएट नहीं करती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होती, यानी कि x/y हमेशा कांस्टेंट नहीं आता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आइए दिखाते हैं आपको एग्जांपल। कह रहा है कि आस्क योर फ्रेंड टू फिल द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द रेशियो ऑफ हिज एज टू द करस्पॉन्डिंग एज ऑफ हिज मदर। अब समझो भाई, मैं अपने दोस्त के पास गया है ना, मैंने पूछा कि भाई तुम्हारी मम्मी की क्या एज है, मान लो कोई छोटा दोस्त है भाई मेरा, छोटा बालक है ना, तो उसकी मम्मी की एज मैंने पूछी उससे, तो ये प्रेजेंट एज है, ये 5 ईयर्स अगो यानी कि 5 साल पहले, और ये 5 साल बाद। तो चलो पहले प्रेजेंट एज, उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज मैंने पूछी, तो उसने कहा कोई छोटा बालक है भाई बेचारा, उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज है मान लो 30 ईयर्स, कितनी है प्रेजेंट एज ऑफ मम्मी, कितनी है 30 ईयर्स, ठीक, और बालक की, बेचारा जो मेरा छोटा सा फ्रेंड है, ठीक है, उसकी एज है 4 ईयर्स। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, तो फ्रेंड्स की प्रेजेंट एज कितनी है 4 ईयर्स, ठीक है भाई, मान लो मेरा कोई छोटा सा दोस्त है, उससे मैं पूछने गया, ठीक। अब समझो, एक बात बताओ, आज आप जितने साल के हो, 5 साल के बाद आप कितने साल के होगे बताओ, 5 ऐड कर दोगे ना, ठीक। तो ये बालक जो बेचारा आज प्रेजेंट टाइम में 4 ईयर्स का है, ये आफ्टर 5 ईयर्स कितने का हो जाएगा, 4 + 5 9, और इसकी मदर कितने एज की हो जाएंगी आफ्टर 5 ईयर्स, 30 + 5, भाई 5 साल के बाद 5 ईयर बड़े हो जाओगे ना, तो 5 ऐड कर दो, 30 + 5 35। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब समझो, अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो एक काम करो, ये 5 साल पहले जाना है
है ना, 4 में से 5 माइनस करना पड़ेगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब बालक बेचारा पैदा ही नहीं हुआ है। तो एक काम करो भाई, बालक की एज थोड़ी ज़्यादा ले लो, है ना वरना बेचारा नेगेटिव में आ जाएगा। तो चलो देखो जरा, मान लो कि मान लो इसकी मदर की एज है प्रेजेंट टाइम 36 ईयर्स, अरे भाई मान लो क्या जा रहा है ना, तो और बालक है 7 ईयर्स का, मेरा कोई दोस्त है, तो आफ्टर 5 ईयर मेरा दोस्त कितना हो जाएगा, 7 + 5 12, है ना, और इसकी मदर हो जाएंगी 36 + 5 41। लो, और 5 ईयर्स अगो का मतलब 5 साल पहले, अब ये बालक जो है मेरा दोस्त जो आज प्रेजेंट टाइम में जो 7 साल का है, वो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, उसकी एज क्या रहेगी, 7 में से 5 माइनस कर दो, तो 7 - 5 वो बालक 2 ईयर्स का रहा होगा, और इसकी मदर 36 - 5 कितना होता है 31। क्या मैं सही हूँ? यस सर आप सही हो, 36 - 5 31। ठीक, अब सुनो, अब एक बात बताओ भाई, ध्यान से सुनो, यहां पर ये देखो, ये एक क्वांटिटी आपकी x है ना, जो कि फ्रेंड्स की एज को दिखा रहा है, ठीक है। ये फ्रेंड्स की एज पहले 2 थी, फिर 5 साल के बाद 7 हो गई, फिर 5 साल के बाद कितनी हो गई, 12 हो गई, फिर उसकी मदर की एज 31 थी, फिर 5 साल के बाद 36 हो गई, फिर 5 साल के बाद 41 हो गई। तो दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वाई भी, चेक कर लो ना भाई, एक्स के इंक्रीज होने से वाई भी इंक्रीज हो रहा है, चेक कर लो। 2 था एक्स, तो एज कितनी थी मदर की, मतलब बालक की एज थी 2, तो मदर की 31 थी, जब बालक की एज 7 हो गई तो मदर की कितनी हो गई 36। तो दोनों ही तो इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स के इंक्रीज होने के साथ साथ वाई इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सेम रेशियो में इंक्रीज नहीं कर रहा है। मतलब समझो, देखो अब उसने कहा f/m क्या कांस्टेंट है, मान लो f1 है, फ्रेंड की एज है f1, तो इसकी मम्मा की एज करस्पॉन्डिंग m1, ठीक है। फिर फ्रेंड की एज हो गई f2, तो इसकी मम्मा की एज हो गई m2, ओके। और मेरे फ्रेंड की एज है f3 और उसकी मदर की एज हो गई कितनी, m3। अब रेशियो निकाल लो, मजा नहीं आएगा आपको, चेक कर लीजिए। f1/m1 आपने निकाला, f1 कितना है 2, लो भाई रेशियो कितना आ रहा है 2:31। फिर आपने क्या निकाला, f2/m2 कितना आ रहा है, f2 कितना है 7, m2 कितना है 36, अलग ही रेशियो आ गया इस बार। फिर f3 कितना आ रहा है, f3 कितना आ रहा है 12, और m3 कितना है, निकाल लो, f3 12 है और m3 कितना है 41 है। ओके स्टूडेंट्स, लो भाई, लो भाई, लो क्या लो, देखो f1/m1 इज नॉट इक्वल्स टू f2/m2, है ना, इज नॉट इक्वल्स टू f3/m3, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या, हेंस f/m जो है, ठीक है, ये x और y ना दिखा के f/m से दिखाया मैंने, गलती से x और y से दिखा दिया भाई, समझो ना, एक वेरिएबल f है एक m है, ठीक है, टेंशन मत लो। हेंस f/m इज, f और m का रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, भाई ये अलग अलग आ रहा है इस बार, ठीक है। तो सुनो, कभी कभी ऐसा होता है सर कि एक क्वांटिटी के बढ़ने के साथ साथ दूसरी बढ़ रही होती है, जैसे f जब बढ़ रहा है तो m भी बढ़ रहा है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है, यानी कि f/m का या x/y का रेशियो कांस्टेंट नहीं आता है। तो ऐसी क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होती है, याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वही होती हैं जिसका f/m या x/1 क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब इनका सवाल पढ़ लो, जवाब दे दो। कह रहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जो ऑब्जर्व करते हैं हमने दिखा दिया, ठीक। कह रहा है डू f एंड m इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, ठीक। तो डिक्रीज तो होगा नहीं, ठीक है, इंक्रीज ही होगा, क्योंकि अच्छा, ठीक है, इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज, है ना, तो इसलिए इन्होंने इंक्रीज डिक्रीज दोनों शब्द का यूज किया है, ठीक है भाई, ठीक है, मान गए इनकी बात, ठीक है। लेकिन अगर हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो इंक्रीज ही इंक्रीज होगा, है ना, हर एक 5 साल पे दोनों की एज इंक्रीज होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इज f/m सेम एवरी टाइम, आंसर इज नो, हमने आपको दिखा दिया f/m अलग अलग आ रहे हैं, f/m कांस्टेंट नहीं है। तो कह रहा है कि यू कैन रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर फ्रेंड्स एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, ओके। अब जाओ अपने दोस्त के पास, उसकी मम्मी की एज पूछो, उसकी एज पूछो, टेबल को फिल करो, 2-3 दोस्तों के साथ ऐसा आप करो, ठीक है ना, और इस टेबल को फिल करो, आप देखोगे कि दोनों क्वांटिटीज यानी कि उसकी मम्मी की एज और आपके फ्रेंड की एज बढ़ तो रही होगी टाइम के साथ साथ, ठीक, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही होगी, यानी कि हर एक बार f/m का कांस्टेंट, f/m का रेशियो कांस्टेंट नहीं आएगा। तो यहाँ f1/m1 कितना आ गया था भाई, फिल कर दो ना टेबल ठीक से, ठीक। तो f1/m1 आ रहा था कितना 2/31, यहाँ f2/m2 क्या आ रहा था 7/36, और यहाँ f3/m3 कितना आ रहा था 12/41, ठीक। अब एनसीईआरटी ने ये क्यों पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमेशा दो क्वांटिटीज इंक्रीज कर रही होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम प्रोपोर्शन में हो, ठीक है ना, वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रही हुई, यानी कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखाएं, ये डायरेक्ट वेरिएशन में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग अकर
विद टाइम बट नॉट नेसेसरली इन प्री डिटरमाइंड रेशियो। मतलब समझो ह्यूमन बॉडी है, जैसे अब हमारी बॉडी है, ठीक है ना, अब हम भैया हमारी एज बढ़ रही है, हम अपने बाल ना कटाएं तो बाल हमारे लगातार बालों की लेंथ जो है बढ़ रही है, ठीक है ना, लेकिन हमारी एज भी बढ़ रही है, तो हमारी एज के बढ़ने के साथ साथ क्या बालों की लेंथ भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है? ऐसा नहीं कि हमारी एज अगर डबल हो गई तो बालों की लेंथ भी डबल हो जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारी एज अगर 1.5 टाइम्स हो गई तो बालों की लेंथ भी 1.5 टाइम्स हो जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाल भी बढ़ रहे हैं, एज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहे होंगे। ओके, तो यही चीज़ है, बॉडी में होने वाले जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसको अगर आप अपनी एज के साथ कंपेयर करोगे तो ज़रूरी नहीं कि वो दोनों इंक्रीज करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन दिखाएं। इसी तरीके से आपकी बॉडी का जो वेट है, ठीक है ना, आपकी बॉडी का जो वेट है वो आपकी एज के साथ साथ इंक्रीज करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है जब आप बच्चे हो, छोटे आप बड़े हो रहे हो ना, जब आप 1 मंथ के छोटे से बच्चे हो, आप धीरे 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 बड़े हो रहे हो, तो आपकी एज धीरे 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 बड़ी होती है, तो शुरू में वेट आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, मतलब नहीं, ये जरूरी थोड़ा है भाई, ऐसा थोड़ा है कि आज आप 2 साल के हो तो आपका जितना भी वेट है, तो 4 साल के हो गए तो वेट उसका 2 गुना हो जाएगा। 2 साल के हो आप, आपकी एज अगर डबल हो गई तो आप 4 साल के हो गए तो आपका वेट भी डबल हो जाएगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि वेट भी बढ़ रहा है, एज भी बढ़ रही है, लेकिन दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वही चीज है, जब दो क्वांटिटीज बढ़ती हैं साथ साथ, है ना, तो जरूरी नहीं कि वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही हो, यानी कि जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन शो करें। ओके, यही चीजें लिखी हैं, पढ़ लीजिए। वेट का एग्जाम्पल यहाँ दिया है, और फिर से यहाँ एक और बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है कि ट्रीज आपने देखे होंगे, ये पेड़ है बेचारा, ठीक, और इसमें पत्तियां लगी रहती हैं इस तरीके से, लीव्स हैं, ठीक है, फिर कह रहा है उससे लंबा अगर ट्री देख लोगे, मान लो इसकी हाइट है h और इसकी है कितनी 2h, तो हाइट अगर आपने डबल कर दी, मतलब डबल हाइट का अगर आपने पेड़ देख लिया, तो क्या उसमें जो पत्तियों की संख्या है, उसमें जो लीव्स हैं वो भी डबल हो जाएंगी क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि हाँ, ऐसा हो सकता है कि छोटे पेड़ में कम पत्तियां हैं, बड़े पेड़ में ज्यादा, यानी कि हाइट बढ़ने से नंबर ऑफ लीव्स भी क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन हाइट के डबल हो जाने से, ठीक है, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ लीव्स भी डबल हो जाएंगी, ठीक है ना, क्या पता लंबे पेड़ में कम पत्तियां हो। तो ऐसा नहीं होता है कि दो क्वांटिटीज अगर बढ़ रही हो, आपको एहसास हो रहा है, तो दोनों डायरेक्ट वेरिएशन को शो करेंगी। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए एनसीईआरटी ने पढ़ा है कि दो चीज़ें अगर इंक्रीज कर रही हो तो थोड़ा सावधान रहिएगा, जरूरी नहीं कि दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में हो। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपका, ये वाला जो ट्राई दीज है, ठीक है, ये एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।